21 जून 2025 दिल्ली का उत्तर पूर्वी इलाका ज्योति नगर। रोज़ की तरह ये भी एक आम सोमवार की सुबह थी। गलियों में वही रोज़ की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। इसी गली में रहने वाली नेहा सुबह 7 बजे उठकर अपने रोज़मर्रा के काम करने छत पर गई हुई थी। करीब 7:55 पर इस 5 मंजिला इमारत पर जिसमें नेहा रहती थी, एक साया दाखिल होता है। काले बुरखे में लिपटा एक वजूद, जिसे देखकर कोई भी यही सोचेगा कि कोई महिला अपनी सहेली या रिश्तेदार से मिलने आई है। कुछ ही देर बाद इसी इमारत की छत से चीखें सुनाई देती हैं और फिर एक 19 साल की लड़की नेहा 50 फीट नीचे ज़मीन पर आ गिरती है। इसे फ़ौरन गुरु तेग बहादुर यानी GTB अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन कुछ घंटों के संघर्ष के बाद वो दम तोड़ देती है। पुलिस की तहकीकात शुरू होती है, CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं और जो सच सामने आता है वो किसी के भी पैरों तले ज़मीन खिसका देने के लिए काफ़ी था। बुरखे के नकाब के पीछे छिपा वो कातिल कोई अनजान शख्स नहीं था, वो 26 साल का टॉफिक था। वही टॉफिक जिसे नेहा और उसकी बहनें अपना भाई मानती थी, जिसे कलाई पर वो हर साल राखी बांधती थी। एक ऐसा रिश्ता जो भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राखी भाई अपनी ही बहन का कातिल बन गया? कैसे भरोसे की नींद पर खड़ा एक रिश्ता हैवानियत की हद तक पहुंच गया? वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं इस कहानी के केंद्र में है 19 साल की नेहा, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। नेहा का परिवार आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं था। पिता सुरेंद्र कुमार एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और हाल ही में उन्होंने एक फैक्ट्री में नया काम शुरू किया था। घर में नेहा के अलावा उसके माता पिता और 4 भाई बहन थे, जिसमें सबसे बड़ी बहन के बाद नेहा थी। नेहा ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी के चलते वो कॉलेज नहीं जा सकी, पर उसने हार नहीं मानी। अपने परिवार का सहारा बनने के लिए उसने हाल ही में एक प्राइवेट ऑयल कंपनी में नौकरी शुरू की थी। वो अपने परिवार में एक उम्मीद की किरण थी। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो मेहनत और लगन से अपने बेहतर भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा था। किसी भी अपराध की कहानी में सबसे ज़रूरी सवाल होता है क्यों, और इस केस में क्यों का जवाब 2 अलग अलग एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत कहानियों में उलझा हुआ था। एक कहानी नेहा का परिवार सुनाता है और दूसरी कहानी आरोपी टॉफिक का परिवार। सच क्या है, ये समझने के लिए हमें दोनों कहानियों को जानना होगा। टॉफिक, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला था, दिल्ली के अशोक नगर में ही एक किराना दुकान और गोदाम में मजदूरी करता था। पिछले 3-4 सालों से उसका नेहा के घर में आना जाना था। परिवार के मुताबिक टॉफिक ने उनसे ये कहकर करीबी बनाई कि उसकी कोई बहन नहीं है। इस बात से भावुक होकर नेहा और उसकी बहनें उसे अपना भाई मानने लगी और उसकी कलाई पर राखी बांधने लगी। ये एक भरोसे का रिश्ता था जिसे नेहा का परिवार पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। लेकिन इस रिश्ते में दरार तब आई जब नेहा के परिवार को पता चला कि टॉफिक झूठ बोल रहा था, उसकी एक बहन है। इस धोखे से नेहा को एक गहरा धक्का लगा और उसने टॉफिक से दूरी बनाना शुरू कर दी, उससे बात करना बंद कर दिया। और परिवार का आरोप है कि नेहा का यही इनकार टॉफिक बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका भाई वाला प्यार अचानक एक तरफा जुनून और सनक में बदल गया। वो नेहा को परेशान करने लगा, उसका पीछा करने लगा। वो नेहा को उसके ऑफिस में बार बार फोन करके तंग करता था। परिवार के मुताबिक वो नेहा पर शादी करने का दबाव डाल रहा था। हत्या से सिर्फ 1 हफ्ते पहले टॉफिक ने नेहा को फोन करके एक धमकी दी थी, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसने कहा, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। डरी हुई नेहा ने ये बात अपनी माँ से बताई। ये बात पुलिस को ना बताकर परिवार ने टॉफिक को फोन करके समझाया, उसे भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा रखने के लिए चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था जिसके हाथों पर हमने राखी बांधी है वही हाथ उनकी बेटी के खून से रंगे होंगे। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। पुलिस सूत्रों और शुरुआती जांच में एक अलग ही कहानी सामने आई। इस कहानी के मुताबिक नेहा और टॉफिक सिर्फ दोस्त या भाई बहन नहीं थे, बल्कि कई महीनों से एक रिलेशनशिप में थे। इस कहानी में 2 अलग अलग बातें सामने आई। पहली ये कि टॉफिक का परिवार उसकी शादी कहीं और तय कर रहा था। जब नेहा को इस बात का पता चला तो वो नाराज हो गई और इसी बात को लेकर छत पर दोनों के बीच बहस हुई। और दूसरी थ्योरी ये है कि नेहा का परिवार उसकी शादी कहीं और तय करने की योजना बना रहा था। टॉफिक इस बात से आग बबूला था और चाहता था कि नेहा की शादी तोड़ दे।
जब नेहा ने ऐसा करने से इनकार किया तो उसने वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं तौफीक के परिवार ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए एक तीसरी कहानी ही पेश कर दी। उसकी मां बातुल और भाई मोहम्मद निजाम ने आरोप लगाया है कि नेहा हमारे भाई के ऊपर बहुत दबाव डालती थी, तुम मुझसे शादी कर लो। हमारा भाई मना करता था, मैं मुस्लिम हूँ, आप हो नॉन मुस्लिम, आपका मेरा मिलाप नहीं हो सकता। जिसकी वजह से हमारा भाई घर गृहस्थी को देख के इससे शादी बिल्कुल करने से इनकार कर दिया था। इस लड़की ने ये इल्ज़ाम लगाया था हमारे भाई को, अगर तुमसे शादी नहीं करेगा मैं तुझे बहुत बुरा फंसवा दूंगी। कि असल में नेहा तौफीक के पीछे पड़ी थी, उसे बार बार फोन करती थी और शादी ना करने पर ब्लैकमेल करने की धमकी देती थी। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि नेहा के पिता ने ही अपनी बेटी और तौफीक दोनों को छत से धक्का दिया था। ये एक ऐसा दावा है जो मौके के सबूतों और नेहा के पिता को आई चोटों से मेल नहीं खाता। रिश्ता चाहे जो भी हो रहा हो, भाई बहन का या प्रेम का, एक बात शीशी की तरह साफ थी। जब नेहा ने तौफीक की मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की, जब उसने अपनी आज़ादी और फैसले को अहमियत दी, तो तौफीक ने इसे अपनी हार और बेइज्जती के रूप में लिया। उसका पीछा करना, उसे धमकाना और आखिर में उसका कत्ल कर देना, ये प्यार नहीं, एक खतरनाक हक जताने की मानसिकता थी। यहाँ पर केस को और डिटेल से समझते हैं। 23 जून 2025 सुबह के करीब 7:30 बजे नेहा अपनी माँ से कहकर छत पर जाती है। उसे पानी की मोटर चलानी थी और कुछ कपड़े धोने थे। छत पर कपड़े बिखरे थे जो इस बात का सबूत थे कि नेहा अपने रोजमर्रा के काम में लगी थी। करीब 20 मिनट बाद लगभग 7:50 पर तौफीक बुर्का पहनकर छत पर पहुंचता है। वो नेहा से मिलता है, दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। शायद वो नेहा पर उसके फोन कॉल्स का जवाब न देने पर आरोप लगा रहा था या शादी के लिए दबाव बना रहा था। बहस बढ़ती है और तौफीक अपना आपा खो बैठता है। वो नेहा पर हमला कर देता है और उसी के दुपट्टे से उसका गला घोटने की कोशिश करता है। नीचे घर में मौजूद नेहा के पिता सुरेंद्र कुमार को अपनी बेटी की चीखें सुनाई देती हैं। वो घबराकर छत की तरफ भागते हैं। जब वो छत पर पहुंचते हैं तो उनके सामने वो मंजर था जिसे कोई भी बाप अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। उन्होंने देखा कि तौफीक, जिसने बुर्का पहना था और चेहरा दिख रहा था, उनकी बेटी का गला दबा रहा था। सुरेंद्र अपनी बेटी को बचाने के लिए चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखकर तौफीक घबरा जाता है और वो सुरेंद्र को पूरी ताकत से धक्का देता है। सुरेंद्र जमीन पर जा गिरते हैं। उनके हाथ पर गहरी चोट लग जाती है और वो बेबस हो जाते हैं। एक लाचार पिता अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरता हुआ देखने के लिए लाचार थे। इसके बाद तौफीक घायल और बेबस पड़ी नेहा को उठाता है और उसे 50 फीट ऊंची छत से नीचे फेंक देता है और नेहा खाली पड़े प्लाट में ईंटों के ढेर पर जा गिरती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा अंदरूनी चोटें आती हैं। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। तभी तौफीक वहां से भागकर नीचे पहुंचता है और जिस खाली प्लाट में नेहा गिरी थी वहां ये देखने के लिए जा रहा होता है कि नेहा की जान गई या नहीं। लेकिन प्लाट में ताला लगा होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाया। तौफीक एक धारदार चाकू भी लेकर आया था, जिसका मतलब है वो नेहा को जान से मारने के इरादे से ही घर आया था। शोर सुनकर पड़ोसी और घर वाले बाहर निकलते हैं। कुछ लोग तौफीक को पकड़ने के लिए उसके पीछे तक जाते हैं, लेकिन वो तेजी से गलियों में गायब हो जाता है। परिवार वाले नेहा को उठाते हैं और जीटीबी अस्पताल की तरफ भागते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनकी बेटी बच जाए। लेकिन उस दिन शाम होते होते नेहा की सांसों की डोर टूट चुकी थी। नेहा के आखिरी शब्द उसकी बड़ी बहन के लिए होते हैं। नेहा दर्द से तड़पते हुए अपनी बहन से पानी पिलाने के लिए कहती है, लेकिन पानी पीने से पहले ही वो अपना दम तोड़ देती है। सुबह करीब 8:30 बजे ज्योति नगर पुलिस स्टेशन एक्शन में आता है। मामला बेहद संगीन था। दिल्ली पुलिस की 6 टीमें बनाई गई थी और आरोपी की तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। इस केस में सबसे बड़ा सुराग था सीसीटीवी फुटेज में बुर्का पहने एक शख्स को इमारत में आते और फिर संगीत तरीके से जाते हुए देखा जा सकता है। इसी फुटेज के सहारे पुलिस ने तौफीक के भागने का रूट ट्रैक करना शुरू किया। पुलिस को पता चलता है कि तौफीक दिल्ली से भागकर अपने घर उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस संपर्क करती है और मंगलवार की रात यानी वारदात के अगले दिन तौफीक को रामपुर के टांडा इलाके के एक लोकल मार्केट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो शायद किसी और शहर भागने की फिराक में था, लेकिन कानून के लंबे हाथों से नहीं बच सका। दिल्ली लाकर जब तौफीक से पूछताछ की गई तो उसने अपने गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वो इस बात से परेशान था कि नेहा पिछले 1.5 महीने से उससे बात करना बंद कर दिया था और उसका परिवार उसकी शादी की तैयारी कर रहा था। उसने ये भी माना कि उसने अपनी पहचान छुपाने और नेहा तक बिना किसी रोक टोक के पहुंचने के लिए बुर्के का इस्तेमाल किया था। बाद में पुलिस ने वो बुर्का भी एक पास के नाले से बरामद कर लिया। ये एक मजबूत सबूत था
जो साबित करता था कि हत्या अचानक गुस्से में नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया था। शुरुआत में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109(1) यानी हत्या का प्रयास और धारा 351(2) यानी आपराधिक धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन जब अस्पताल में नेहा की मौत हुई तो इस केस में बीएनएस की धारा 103 यानी हत्या की धारा जोड़ दी गई। तौफीक तो पकड़ा गया था, लेकिन नेहा के परिवार के लिए दर्द का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया था जिसका कोई अंत नहीं था। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे अशोकनगर इलाके को हिलाकर रख दिया। लोगों में भारी गुस्सा था। इलाके में तनाव फैलने की आशंका के चलते भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। कब एक तरफा लगाव जानलेवा जुनून बन जाता है किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसे परिवार के लिए इंसाफ का असली मतलब क्या है जिसने अपना सब कुछ खो दिया।